नमस्कार दोस्तों। हर घर पाठशाला में 12वीं कक्षा का स्वागत करता हूं। भूगोल विषय के लिए मैं ऋषिपाल शर्मा डाइट नाहन से आपके साथ हूं। हम चैप्टर डिस्कस कर रहे हैं मिनरल एंड एनर्जी रिसोर्सेज। आज हम इसमें एनर्जी रिसोर्सेज को डिस्कस करेंगे, जिसमें कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस और कुछ नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी, अपरंपरागत स्रोत जैसे सौर ऊर्जा, सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, पवन ऊर्जा, टाइडल एनर्जी, ज्वारीय ऊर्जा, जैव ऊर्जा और भूतापीय ऊर्जा आदि। सबसे पहले डिस्कस करते हैं कोयला। जैसे कि आपने पिछली कक्षाओं में भी पढ़ा है, कोयले की मुख्यतः 4 किस्में दुनिया भर में पाई जाती हैं और भारत में भी वही पाई जाती हैं: एंथ्रासाइट, बिटुमिनस, लिग्नाइट और पीट। यह महत्वपूर्ण खनिजों में से एक है जिसका मुख्य प्रयोग ताप विद्युत उत्पादन तथा लोहा अयस्क के प्रगलन के लिए किया जाता है। भारत में कोयला मुख्य रूप से 2 भूगर्भीय कालों की शैल क्रमों में पाया जाता है, जिनके नाम हैं गोंडवाना और टेरेश्री निक्षेप। भारत में जो कोयले के निक्षेप हैं उनका लगभग 80% बिटुमिनस प्रकार का है और यही व्यापार के लिए ज़्यादा उपयोग होता है, क्योंकि एंथ्रासाइट बहुत कम मात्रा में है और मात्र कुछ उसके निक्षेप जम्मू कश्मीर में पाए जाते हैं भारत में। और गोंडवाना कोयले के जो प्रमुख क्षेत्र हैं वो बंगाल में, झारखंड में, उड़ीसा में, छत्तीसगढ़ में, मध्य प्रदेश में, महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश में स्थित हैं। इनमें से गोंडवाना क्रम में भी सबसे ज़्यादा जो है दामोदर घाटी में स्थित हैं और ये दामोदर घाटी का एरिया झारखंड, बंगाल, कोयला पट्टी में। और इस प्रकार जो महत्वपूर्ण कोयला क्षेत्र हैं वो हैं रानीगंज, झरिया, बोकारो, गिरिडीह और करणपुरा। और अन्य जो कोयले के क्षेत्र हैं वो दूसरी नदी घाटियों में भी हैं, गोदावरी में भी और महानदी में तथा सोन नदी की घाटी में भी कोयले के कुछ क्षेत्र हैं। कोयले का जो कुछ भाग है वो उत्तर प्रदेश में भी है, छत्तीसगढ़ में भी, उड़ीसा में जैसे तलचर, महाराष्ट्र में और आंध्र प्रदेश में भी कोयले के कुछ भंडार मिलते हैं। जहाँ तक टेरेश्री कोयला क्षेत्र की बात है तो टेरेश्री कोयला क्षेत्र जो है असम, अरुणाचल, मेघालय और नागालैंड में पाया जाता है। और जैसा मैंने बताया कि जम्मू कश्मीर में जो है वो एंथ्रासाइट किस्म का कोयला भी मिलता है। इसके अतिरिक्त भूरा कोयला या लिग्नाइट दक्षिण भारत में तमिलनाडु के तटीय भागों, पौंडीचेरी, गुजरात और कुछ जम्मू कश्मीर में भी इसका भाग पाया जाता है। मानचित्र पर इसको आप ध्यान से देख सकते हैं, जो हमारी पुस्तक में मानचित्र हैं कि कौन कौन से कोयला क्षेत्र हैं। उसके बाद है पेट्रोलियम। जैसा हम सभी जानते हैं कि पेट्रो प्लस ऑयल, जो ये चट्टान का तेल कच्चा पेट्रोलियम द्रव और गैसीय अवस्था में हाइड्रोकार्बन से युक्त होता है तथा इसकी रासायनिक संरचना, रंगों और विशिष्ट घनत्व में भी भिन्नता पाई जाती है। यह जैसा कि आप सभी जानते हैं कि मोटर वाहनों में, रेलवे तथा वायुयान के अंतर्दहन के लिए, ईंधन के लिए एक मुख्य स्रोत के रूप में प्रयोग होता है। इसके अनेक सह उत्पाद हैं। जब पेट्रोल बनाया जाता है क्रूड ऑयल से तो इसमें उर्वरक, कृत्रिम रबड़, कृत्रिम रेशे, दवाइयाँ, वैसलीन, स्नेहक, मोम, साबुन, अन्य सौंदर्य सामग्री भी जो है इससे बनाई जाती है। भारत में जो तेल उत्पादक क्षेत्र हैं, गुजरात के प्रमुख क्षेत्र हैं अंकलेश्वर, कालोल, मेहसाना, नवगांव, कोसांबा और लुनेज हैं। मुंबई हाई में भी मुंबई नगर से 160 किलोमीटर दूर अपतटीय क्षेत्र में जो है एक मुख्य क्षेत्र है। इसको 1973 में खोजा गया था और वहाँ 1976 में उत्पादन आरंभ हो गया था। इसी प्रकार प्राकृतिक गैस को पूर्वी तट पर कृष्णा, गोदावरी और कावेरी के बेसिनों में भी खोजा गया है। कूपों से निकाला गया जो अपरिष्कृत
तेल होता है वह अनेक अशुद्धियों से परिपूर्ण होता है, इसे सीधे प्रयोग में नहीं ला सकते, इसके लिए शोधित किए जाने की आवश्यकता होती है। और भारत में दो तेल शोधक कारखाने हैं, एक है क्षेत्राधारित और दूसरा है बाजार आधारित। जैसे डिगबोई का जो तेल शोधन कारखाना है वो क्षेत्राधारित है और चिरानी का जो क्षेत्र कारखाना है वो बाजार आधारित है। भारत में कुल 18 तेल शोधक कारखाने हैं। अब आपका कार्य है कि आप मानचित्र पर उन राज्यों को पहचानिए जहां ये अवस्थित हैं और उनको लोकेट भी कीजिए। उसके बाद है प्राकृतिक गैस। ये जहाँ हमारे पेट्रोलियम के कुएं होते हैं या जहाँ इसके भंडार पाए जाते हैं, इनके ऊपर ही पेट्रोलियम गैस जो होती है उसी को हम प्राकृतिक गैस बोलते हैं। गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड की स्थापना 1984 में हुई थी सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम के रूप में। और गैस जो है ये टरेशरी युग की अवसादी शैलों में पाया जाता है और व्यवस्थित ढंग से तेल के अन्वेषण और उत्पादन का जो 1956 में प्राकृतिक गैस आयोग की स्थापना के बाद प्रारंभ हुआ ये। तब तक भारत में सिर्फ एक ही क्षेत्र था जो असम में स्थित है, डिगबोई का क्षेत्र। और लेकिन 1956 के बाद परिदृश्य बदल गया और हाल ही में देश के दूरतम पश्चिमी एवं पूर्वी तटों पर भी तेल के नए निक्षेप मिले हैं। जहाँ तक असम की बात है तो असम में डिगबोई, नाहरकटिया और मोरान महत्वपूर्ण तेल क्षेत्र हैं। इसके अतिरिक्त जो है कुछ भंडार तमिलनाडु के पूर्वी तट में, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, त्रिपुरा, राजस्थान, गुजरात एवं महाराष्ट्र के अपतटीय कुओं में भी पाए जाते हैं। इसको भी आप मानचित्र के ऊपर जो है वो अंकित करेंगे, क्योंकि ये जो क्षेत्र हैं ये भी मानचित्र के लिए महत्वपूर्ण है। यदि हिमाचल में हम बात करें तो हिमाचल में भी प्राकृतिक गैस के भंडार संभावित हैं। ज्वालामुखी या ज्वालाजी क्षेत्र में वहाँ भी अभी इसके अन्वेषण की प्रक्रिया चली हुई है। नाभिकीय ऊर्जा, न्यूक्लियर एनर्जी। हाल ही के वर्षों में नाभिकीय ऊर्जा भी एक महत्वपूर्ण स्रोत के रूप में उभरा है। नाभिकीय ऊर्जा में जो प्रयोग होने वाले पदार्थ हैं वो यूरेनियम और थोरियम है। यूरेनियम भारत में जो है वो धारवाड़ निक्षेप में मिलते हैं, ये एक भौगोलिक नाम है। भौगोलिक रूप से यूरेनियम अयस्क सिंहभूम तांबापट्टी में अनेक स्थानों पर मिलता है। यह राजस्थान के उदयपुर, अलवर, झुंझुनू, मध्य प्रदेश के दुर्ग जिले के महाराष्ट्र में और हिमाचल प्रदेश के कुल्लू जिले में भी पाया जाता है। थोरियम मुख्यतः केरल के तटीय क्षेत्रों की पुलिन बीच की जो बालू है उसमें मोनाजाइट और इल्मेनाइट से प्राप्त किया जाता है। मोनाजाइट, ये आप ध्यान रखेंगे, कई बार जीके का सवाल पूछा जाता है, मोनाजाइट और इल्मेनाइट। और विश्व के सबसे जो समृद्ध मोनाजाइट सैंड के निक्षेप हैं वो केरल के पलक्कड़ और कोल्लाम जिलों में और आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम तथा उड़ीसा के महानदी डेल्टा में भी पाए जाते हैं। भारत में परमाणु ऊर्जा आयोग की स्थापना 1948 में की गई थी और इस दिशा में प्रगति 1954 में जब तांबे में परमाणु ऊर्जा संस्थान की स्थापना हुई उसके बाद हुई, जिसके बाद सन 1967 में भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र के रूप में जो है इसको पुनः नामित किया गया। महत्वपूर्ण जो नाभिकीय ऊर्जा परियोजनाएं हैं वो इस समय तारापुर महाराष्ट्र में, कोटा के पास रावत भाटा राजस्थान में, कलपक्कम तमिलनाडु, नरोरा उत्तर प्रदेश, कैगा कर्नाटक और ककरपाड़ा गुजरात में है। ये भी मानचित्र कार्य के लिए महत्वपूर्ण हैं। इन सबको भी आप मानचित्र के ऊपर देखेंगे कि भारत में कौन कौन से नाभिकीय ऊर्जा संयंत्र हैं और कौन किन राज्यों में हैं। उसके बाद है अपरंपरागत ऊर्जा के स्रोत। अपरंपरागत ऊर्जा के स्रोत जो है सतत पोषणीय ऊर्जा के स्रोत हैं और ये नवीकरणीय हैं, जैसे सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, जल ऊर्जा, भूतापीय ऊर्जा और जैव भार बायोमास। और यह ऊर्जा स्रोत जो है समान रूप से वितरित तथा पर्यावरण अनुकूल है। अपरंपरागत स्रोत जो है अधिक आरंभिक लागत, यानी कि इनको लगाने के लिए इनिशियल कॉस्ट बहुत ज़्यादा आती है, लेकिन उसके बावजूद ये टिकाऊ होते हैं और पारिस्थितिक तंत्र के अनुकूल होते हैं और सस्ती ऊर्जा फिर इनसे उपलब्ध होती है। आइए इनके बारे में जो है आप डिस्कस करते हैं। इनमें सबसे पहले सौर ऊर्जा, ये आप देख रहे हैं इसमें जो सौर संयंत्र जो ये लगाया हुआ यंत्र, ये छत के ऊपर जो है ये एक सौर ऊर्जा के लिए
हमने एक यंत्र यहाँ पर लगाया है और इसमें जो फोटोवोल्टाइक सेलों से जो है सूर्य की किरणों को ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है, जिसे सौर ऊर्जा के नाम से हम जानते हैं। सौर ऊर्जा को काम में लाने के लिए जिन दो प्रोसेसेस की जरूरत पड़ती है तो वो है, एक तो फोटोवोल्टाइक और दूसरा है सौर तापीय प्रौद्योगिकी। अन्य सभी अनवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों की अपेक्षा सौर तापीय प्रौद्योगिकी अधिक लाभप्रद है और यह लागत प्रतिस्पर्धी है, पर्यावरण अनुकूल तथा निर्माण में आसान है। सौर ऊर्जा कोयला अथवा तेल संयंत्रों की अपेक्षा 7% अधिक और नाभिकीय ऊर्जा से 10% अधिक प्रभावी है। अभी हम इसके कुछ प्रयोग देखते हैं, सामान्यतः हीटर के लिए और फसल शुष्क जो है उनमें भी, और कई बार प्रेशर कुकर जो होते हैं सोलर कुकर, उनमें भी इसका उपयोग किया जाता है और आजकल इसका उपयोग बढ़ रहा है। उसके बाद है पवन ऊर्जा। पवन ऊर्जा जब हम देख रहे हैं कि पंचचक्कियों की सहायता से जो है पवन ऊर्जा प्राप्त की जाती है। ये एक गतिज ऊर्जा को ही जो है टरबाइन के माध्यम से विद्युत ऊर्जा में बदला जाता है। जहाँ पर पवनें बहुत ज़्यादा चलती हैं, जैसे सनमार्गी पवनें हैं, पछुआ पवनें हैं या स्थायी पवन प्रणालियाँ हैं, मानसून पवनों को ऊर्जा के स्रोत के रूप में प्रयोग करने का प्रयास किया जाता है। और इनके अलावा स्थानीय हवाओं, स्थलीय और जलीय पवनों को भी विद्युत पैदा करने के लिए प्रयोग किया जाता है। भारत ने ही पहले से ही जो है पवन ऊर्जा का उत्पादन आरंभ कर दिया था। इसके पास एक महत्वाकांक्षी कार्यक्रम है जिसमें 45 मेगावाट की कुल क्षमता के लिए 250 वायु चालित टरबाइनें स्थापित की जानी हैं, जो 12 अनुकूल स्थानों, विशेष रूप से सागर तटीय क्षेत्रों में लगाई जाएंगी। और ऊर्जा मंत्रालय के एक अनुमान के अनुसार भारत ऊर्जा के स्रोत से लगभग 3000 मेगावाट विद्युत का उत्पादन करेगा। और गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत मंत्रालय भारत के तेल के आयात के बिल के भार को कम करने के लिए भी जो है पवन ऊर्जा को विकसित कर रहा है। हमारे देश में पवन ऊर्जा की जो संभावित क्षमता है वो 50,000 मेगावाट की है, जिसमें से 1/4 जो है ऊर्जा को आसानी से काम में लाया जा सकता है। पवन ऊर्जा के जो मुख्य केंद्र रहेंगे राज्य, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटक, इनमें अनुकूल परिस्थितियाँ मिलती हैं तो यहाँ पर ये ज़्यादा मात्रा में पाए जाएंगे। और गुजरात में जो कच्छ में लांबा का पवन ऊर्जा संयंत्र है वो एशिया का सबसे बड़ा संयंत्र है वर्तमान में। पवन ऊर्जा का अन्य एक संयंत्र जो है तमिलनाडु के तूतीकोरिन में भी स्थित है। मानचित्र पर इसकी स्थिति को अंकित कर लेंगे। उसके बाद है ज्वारीय या तरंग ऊर्जा। यह जैसा कि इसके नाम से ही पता चल रहा है कि महासागरीय धाराएं ऊर्जा का एक भंडार हैं। इनको भी जो है ऊर्जा के रूप में प्रयोग किया जा रहा है। यहाँ हम देख रहे हैं कि ये जो है जब टकराएंगी या तट पर तो उसको जो है फिर प्रक्रम में डाल करके ऊर्जा में परिवर्तित किया जाएगा। तो जो ज्वारीय तरंगें हैं और महासागरीय धाराएं हैं, इनसे भी अधिक ऊर्जा तंत्र बनाने का निरंतर प्रयास है। भारत के पश्चिमी तट पर बृहत ज्वारीय तरंगें उत्पन्न होती हैं। यद्यपि भारत के पास तटों के साथ ज्वारीय ऊर्जा विकसित करने की व्यापक संभावनाएं हैं, लेकिन अभी तक इनका उपयोग सीमित है। भूतापीय ऊर्जा, जैसा कि इसके नाम से ही पता चल रहा है, भूताप। जब पृथ्वी के गर्भ से मैग्मा निकलता है तो अत्यधिक ऊष्मा निर्मुक्त होती है। हम देखते हैं कहीं पे गर्म पानी के झरने निकलते हैं, कहीं पे ज्वालामुखी फटते हैं। इस ताप ऊर्जा को सफलतापूर्वक काम में लाया जा सकता है और इसे विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जा सकता है। जैसे गीजर कूपों से निकलते गर्म पानी के जो झरने हैं उनसे ऊर्जा बन सकती है और इसे लोकप्रिय रूप में भूतापीय ऊर्जा के नाम से हम जानते हैं। इस ऊर्जा को अब एक प्रमुख ऊर्जा के रूप में माना जा रहा है, जिसे एक वैकल्पिक स्रोत के रूप में भी विकसित किया जा रहा है। मध्यकाल से ही गर्म स्रोत के झरनों एवं गीजरों का उपयोग होता आ रहा है। भारत में बहुत जगह गर्म पानी के झरने हैं। भारत में भूतापीय ऊर्जा संयंत्र अगर हिमाचल की बात करें तो इसके मणिकर्ण क्षेत्र में जो है अधिकृत किया जा चुका है। यहाँ आप देख रहे हैं ये भूतापीय ऊर्जा का एक उदाहरण। अगला है जैव ऊर्जा। जैव ऊर्जा, जैसा कि इसके नाम से ही कि बायो एनर्जी, उस ऊर्जा को कहा जाता है जिसे जैविक उत्पादों से प्राप्त किया जाता है, जिसमें कृषि अवशेष, नगरपालिका का जो औद्योगिक कचरा है या अन्य अपशिष्ट पदार्थ हैं,
उनको जो है गला करके, सड़ा करके और ऊर्जा में परिवर्तन का एक संभावित स्रोत है। इसे विद्युत ऊर्जा, ताप ऊर्जा अथवा खाना पकाने के लिए गैस में परिवर्तित किया जा सकता है। यह अपशिष्ट एवं कूड़ा कचरा प्रक्रमित करके जो है ऊर्जा पैदा की जा सकती है और विकासशील देशों के ग्रामीण क्षेत्रों के आर्थिक जीवन को बेहतर बनाएगा। अगर ऐसा हम प्रयोग करते हैं, प्रदूषण को भी घटाएगा और इस प्रकार उनकी आत्मनिर्भरता को भी बढ़ाएगा और जलाऊ लकड़ी पर जो है वो दबाव भी कम हो जाएगा। नगर पालिका के कचरे को ऊर्जा में परिवर्तित करने का एक उदाहरण दिल्ली से ओखला क्षेत्र से है कि नई दिल्ली के ओखला में इस प्रकार की एक परियोजना स्थापित है। तो आज के लिए इतना ही। आप सभी जो है स्वस्थ रहें। जय हिंद, जय हिमाचल। थैंक यू।